हेलो गाइस। तो ये ज्योमेट्री का आपका थर्ड पार्ट होगा सीरीज़ का, जिसमें मैं आपको कंप्लीट थ्योरी करवा रहा हूँ ज्योमेट्री की मिनिमम टाइम में जो कि पॉसिबल है। एकदम क्रैश कोर्स रिवीजन वीडियो, आपसे जो मानना चाहें वो मान सकते हैं। देखिए इस टाइम रात के अभी बज रहे हैं 2, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, बहुत लोगों के माइंड में ये हो सकता है आ रहा हो कि जब ऑलरेडी इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम डिटेल्ड लेक्चर्स हैं, तो इसका क्या मतलब क्या ज़रूरत है ऐसी ये सब बनाने की। देखिए इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, पॉसिबली नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये सब क्यों बना रहा हूँ। और एक मेजर ग्रुप है जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनका, जिनके पास इतना रिसोर्सेज और टाइम अवेलेबल नहीं है कि वो पूरा कोर्स डिटेल में जा सके, इसके बारे में मैं बताऊंगा। ये जो मैं कोर्स बना रहा हूँ इसका मैं एक अलग से पूरा कंपाइलेशन बना के 10, 12, 15 जितने घंटे का बनेगा यूट्यूब पर डलवा दूंगा। उसका भी एक अलग बेनिफिट होगा, वो मैं आपको बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में कि क्या मतलब क्या मोटिव है मेरा ये वीडियोस बनाने का। आपको अगर वो पॉइंट आप समझ गए तो काफ़ी चांसेस हैं कि आप भी एकदम सही रास्ता पकड़ लेंगे। उससे पहले मैं आपको ये ज्योमेट्री पूरी कंप्लीट करवा देता हूँ। देखिए ट्रेपेजियम में एक प्रॉपर्टी और देखते हैं, जैसे अगर आपके डायगोनल्स जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो जो एरियाज फॉर्म होते हैं ये जो अलग अलग, तो इसमें जो प्रोडक्ट होता है अपोजिट एरियाज का वो इक्वल हो जाता है। जैसे कि A1 इंटू A3 ये आपका इक्वल हो जाएगा A2 इंटू A4 के। अब जैसे अगर क्वेश्चन में आपको A1, A2 और A3 दे देगा और आपसे A4 पूछ लिया तो डायरेक्ट इस रिलेशन को यूज़ कर सकते हैं। कोई इसमें ज़्यादा कुछ थ्योरम अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा रिलेशन है, इसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट ये आपका रिलेशन जो है ये आपका कभी कभी हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में भी आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा इसका। इसमें क्या होता है आपका ये जो 1/y हो जाता है, ये सॉरी 1/z, ये इक्वल होता है 1/x प्लस 1/y के। ये रिलेशन आप याद कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट, पहले मैंने जैसे आपको समझाया था कि जब भी सर्कल इस तरह से स्क्वीज कर दिए जाते हैं दो लाइंस के बीच में तो वो एक जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो करते हैं। और इनकेस अगर आपको उनके बीच का एंगल पता है तो बता सकते हैं कि किस फैक्टर से वो मल्टीप्लाई होकर अगले सर्कल का रेडियस हमें मिलेगा। जैसे अगर थीटा आपको 60 डिग्री दे दिया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इस वाले सर्कल का रेडियस है 1 यूनिट तो इस वाले का हो जाता है इंटू 3 टाइम्स 3 यूनिट, और इस वाले का हो जाता है फिर से इंटू 3 9 यूनिट्स। ये आपको पता होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन सीजीएल मेंस में 17 में बहुत क्वेश्चन आए थे इस पे। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज और आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे मतलब एग्जाम्स आपके इवॉल्व हो रहे हैं, कुछ नए क्वेश्चंस होते हैं जो फ्रेम कर दिए जाते हैं। जैसे 80 सीजीएल 18 और 19 में इस पे बेस क्वेश्चन बहुत आए थे कि आपको ट्रायंगल की कोई 2 साइड्स दे दी गई थी और आपसे बोला था कि जो थर्ड साइड है उसकी कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं। इस तरह से क्वेश्चन आए थे, तो उसके लिए आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि जो थर्ड साइड होगी वो उनके डिफरेंस से तो बड़ी होगी, बट जो उनका समेशन होगा बाकी 2 साइड्स का उनसे छोटी होगी। फिर आप देख लीजिए कि क्या क्या इंटीजर वैल्यूज पॉसिबल है। जैसे लेट सपोज अगर ये वैल्यू आपकी आई 4 और ये वैल्यू आपकी आई 10, तो आप पता कर लेंगे कि ए की कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, 5, 6, 7, 8 और 9। तो आपके 5 ट्रायंगल्स पॉसिबल हो जाएंगे। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। और भी आगे देखते हैं। एक और वेरिएशन जो पूछ लेते हैं वो ये होता है कि आपको पेरीमीटर दे देंगे ट्रायंगल का, लेट से आपको पेरीमीटर दे दे 20 सेंटीमीटर, और फिर वो आपसे पूछ लेंगे कितने ऐसे ट्रायंगल पॉसिबल हैं जिनका पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर हो। इसके लिए डायरेक्ट रिलेशन आपको याद करना पड़ेगा। जो इसका डिटेल्ड प्रोसीजर है वो तो आप फॉलो कर ही सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताई थी, बट एक डायरेक्ट रिलेशन होता है कि अगर P आपका इवन है पेरीमीटर, जैसे इस केस में इवन है, तो उसका रिलेशन होता है P²/48, और इन केस अगर वो है ऑड तो इसका होता है P+3² ये आप याद रख लीजिए। ये 2 फॉर्मूलेस, इसमें जो भी इंटीग्रल वैल्यू आपकी निकल के आएगी वो ही होगा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन केस ऑल द साइड्स आर इंटीजर। नेक्स्ट आपका एक मीडियन वाली प्रॉपर्टी जो बीच में रह गई थी वो मैं बताना भूल गया था। वो ये होता है कि अगर ये सपोज AD आपका मीडियन है तो ये 2 इक्वल पार्ट में BC को डिवाइड करेगा, BD और DC। अब इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि AB² प्लस AC² ये आपका इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ AD²
प्लस BC स्क्वायर बाई 2, ये भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट भाई, ये वाला केस आपका एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। इसमें आपको कुछ वैल्यूज दे दी जाती हैं साइड्स की और आपको बची हुई वैल्यू निकालनी होती है। उसके लिए एक बहुत ही सिंप्लीफाइड सा रिलेशन है, आपको आसानी से याद हो जाएगा कि जो आपका ये AB स्क्वायर है इसे आप जोड़ दीजिए CD स्क्वायर से। AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो ये आपका इक्वल हो जाता है BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर के। और इसमें D कोई भी पॉइंट हो सकता है आपका, मतलब जरूरी नहीं है कि आपका AD मीडियन ही हो। इस रिलेशन को याद कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है। अब देखिए, आप ये नहीं सोच सकते कि मैं पेपर में बैठ के पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा इसमें। आपको भी पता है कि इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। आप इस ट्रायंगल में पहले पाइथागोरस लगाएंगे, फिर आप इस बड़े वाले में लगाएंगे, और अल्टीमेटली अगर उसने आपसे BD की लेंथ ही पूछ ली तो आपको दोनों माइनस भी करने पड़ जाएंगे, वो भी आपके पास स्क्वायर की टर्म्स में आंसर आएगा। आप खुद सोच लीजिए इतना सब आप 1 मिनट में कैसे करेंगे। इसलिए कुछ रिलेशन हमको डायरेक्ट याद करने पड़ते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, सब लोग ऐसे करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल से रिलेशन है ये। अल्टीमेटली जब आप डेरिवेशन, जब हाई स्कूल की अगर आपने मैथ ठीक से पढ़ी होती तब ये डेरिवेशंस आपके थे उस टाइम पे, और ये डायरेक्ट रिजल्ट हमको यही याद रखनी चाहिए। बाकी ये सब जो लॉन्ग प्रोसीजर्स हैं ये कभी एग्जाम में वैलिड नहीं होते। देखिए, आपकी ये वाली प्रॉपर्टी भी एग्जाम में बहुत बार पूछी गई, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में जब आप मीडियंस ड्रॉप कर देते हैं तब। इस केस में क्या होता है, जो आपके ये आपका AD वाला जो आपका मीडियन होता है ये शॉर्टेस्ट मीडियन हो जाता है। इसका मैंने रिलेशन बताया था S इंटू S-2m, ये एरिया के लिए, अगर आपको याद हो तो। बाकी आप प्रीवियस जो फर्स्ट पार्ट में से देख सकते हैं। उसके अलावा मैं बताता हूँ, जो आपके बड़े वाले जो मीडियंस होते हैं इनके स्क्वायर का समेशन, मतलब कि BX स्क्वायर प्लस CY स्क्वायर, ये आपका इक्वल होता है XY स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। और एक प्रॉपर्टी जो आपको याद होनी चाहिए कि यही BX स्क्वायर प्लस CY स्क्वायर ये आपको हो जाता है 5 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर के, जो कि आपका सबसे शॉर्टेस्ट मीडियन है। ये दोनों प्रॉपर्टीज आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट एक और डायरेक्ट रिलेशन है, जैसे कि अगर ये AD आपका मीडियन आपको प्रोवाइडेड है और आपसे बोल दिया गया कि O इस मीडियन का भी मिड पॉइंट है, और इस B और O पॉइंट को आपने कर दिया ज्वाइन, और अब ये एक्सटेंड कर रहा है, AC को इंटरसेक्ट कर रहा है E पॉइंट पे। तो कभी कभी क्या होता है कि ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मिल सकता है, या फिर आपको इससे और एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये आपकी जो AE की लेंथ है ये आपसे पूछ लेता है। तो आप इसमें ये याद रखिए कि जो आपका AE होता है ये आपका होता है 1/3 AC। मतलब जो ये पॉइंट है B और O को आप ज्वाइन करेंगे तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो इसे 1:2 में डिवाइड करेगा इस वाली लाइन को, प्रोवाइडेड आप ये पॉइंट, ये आपकी B लाइन इसके मिड पॉइंट से पास करे जो आपका मीडियन है। इतना आपको याद कर लेना है इसमें। देखिए भाई, मेरे लिए टाइम पास करना बहुत आसान था। मैं चाहता तो आपको आराम से बैठा के पूरी ज्योमेट्री आपको समझाता कि ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। वो भी मैं आपको इसका भी डेरिवेशन करवा देता। एक पैरेलल यहाँ बनाते हैं, फिर ये इसके इक्वल हो जाता है। मैं आपको ये भी बता सकता था कि ये ट्रायंगल है, ये इसकी ये साइड्स हैं, इनको यहाँ एक्सटेंड कर दीजिए। ऐसे उल्टे सीधे कंस्ट्रक्शन, कुछ मतलब नहीं है इनका, आपको पता है। इतना थोड़ा बहुत तो आपको ऑलरेडी ज्योमेट्री में आता ही होगा, कुछ नहीं तो आपको ये तो पता ही होगा कि अगर ये एक फिगर है तो ये स्क्वायर होता है। देखिए, अगर आपको ये भी नहीं पता तो आपके संग सही में बहुत बड़ी मतलब ज़्यादती हुई है बचपन में। आप प्लीज़ अपने गणित के मास्टर को ढूंढिए जिसने भी आपको 8वीं 9वीं और 10वीं में पढ़ाया है, और उससे पेल दीजिए उसे। लेकिन आई एक्सपेक्ट कि आपको इतना आता होगा। उसके ऊपर से जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनमें SSC CGL डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, CGL के जो एग्ज़ाम में या फिर CHSL के एग्ज़ाम में भी, प्लस रेलवेज एग्ज़ाम भी आप कंसिडर कर सकते हैं। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो चीज़ें हमें नहीं पता हो सकती हैं, और फिर भी मैंने बहुत बेसिक से उठा के आपको पूरा करवाया है। मैं केवल आपको वही करवा रहा हूँ, मेरा टाइम पास करने का कोई मकसद नहीं है। आराम से मैं 10-12 घंटे लगातार ज्योमेट्री पढ़ा सकता था आपको भी खूब मज़ा आता कि भाई मज़ा आ रहा है, बट उसका कोई यूज़फुल नहीं था। उसमें जो
काम का चीज़ अगर मैं कंप्रेस करके ऑलरेडी आपके लिए स्लाइड्स बना के प्रिपेयर कर दे रहा हूँ तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि कुछ वर्किंग लोग भी होते हैं, उनकी भी प्रॉब्लम आप समझिए, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, उनको ये सब चीज़ ऑलरेडी आती हैं, तो उनके लिए तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है ना कि जो उनको नहीं आता है पहले वो उसमें वही करके अपनी प्रीवियस नॉलेज में ऐड कर लें, ताकि उनका टाइम भी सेव हो जाए और वो बचे हुए टाइम को प्रैक्टिस में लगा सकें। खैर ये सब बातें मैं एक अलग से एक वीडियो में डिस्कस करूँगा जैसे मैंने बताया था। उससे पहले मैं आपको ज्योमेट्री पहले कंप्लीट करा दूँ, मेरा मेन मोटिव वही होना चाहिए। देखिए अगर आपको इस तरह से प्रोवाइडेड है एक ट्रायंगल ABC में कोई भी आपको पॉइंट गिरा दिया गया है D, और वो M और N इन दो पार्ट्स में उसने डिवाइड कर दिया है, जो कि कंप्लीट लेंथ आपकी BC की थी A, और इन जो अपोजिट साइड्स की लेंथ लिखी हुई है B और C। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, और इसमें जो रिलेशन आपको याद रखना है वो होता है आपका B²M, जो ये साइड है इसका स्क्वायर, प्लस C²N, ये आपका इक्वल हो जाता है M इंटू A इंटू N, MAN प्लस AD²। ये रिलेशन याद रख लीजिए। आपको याद नहीं हो रहा है तो इसकी ट्रिक भी है, MAN से आप मैन बना सकते हैं, और AD² जो आपकी अपोजिट साइड है उसके ऊपर जो मीडियन गिराया गया है ये D उसी की लेंथ है, और ये B²M है और ये आपका C²N है। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। 2-3 बार अगर आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। क्या होता है कि इस बार भी पेपर में क्वेश्चन आया था कि आपको इसमें सब चीज़ प्रोवाइडेड थी, बस आपसे D लेंथ पूछ ली गई थी, बाकी सारी वैल्यूज आपको गिवन थी। तो उस केस में आप चाहें तो इसमें परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप करके इन सब ट्रायंगल्स में पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, बट वो बहुत लेंदी पड़ जाएगा। मैंने खुद ट्राई करके देखा था, 2 मिनट लग गए थे पूरे। इसलिए अगर आपको जल्दी करना है तो आपको ये पता होना चाहिए, बाकी आप इसमें पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अगर आप इसमें भी मेरा तो ये कहना है कि अगर आप पाइथागोरस तेज लगा सकते हैं, अगर आप फास्ट हैं इसमें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा रिलेशन याद नहीं हो पा रहे हैं तो। बाकी ईजी यही रहेगा कि आप याद कर लीजिए, आपकी कोई हेडेक नहीं रहेगी फिर। बाकी कल को ये चांस भी है कि वो डायरेक्ट आपको यही फिगर पेपर में दे दे और आपसे पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, और ये रिलेशन किसी एक ऑप्शन में हो, तो उस केस में तो आपको ये पता ही होना चाहिए कि यहाँ आपको सीधे सीधे वो क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा इस तरह से। बाकी ऐसे बहुत सारे केस बन सकते हैं, बस जो एग्जाम में आ चुके हैं और जो मुझे लग रहा है कि आ सकते हैं, मैंने वही उठा के इस वीडियो में डाले हैं। तभी एक रिवीजन वीडियो है, और फिर भी मैंने काफ़ी एकदम ग्राउंड लेवल से उठा के आपको सब कुछ बताया है। देखिए नेक्स्ट एक सीवियंस की प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, इससे भी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। जैसे कि सीवियंस मतलब कोई भी आप ऑल्टीट्यूड है आपका, अगर आपका मीडियन है ये, या फिर कोई भी लाइन है जो आपने ड्रॉ कर दी है और अपोजिट साइड को टच कर रही है, इस तरह से वो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को अगर आपने O बोल दिया, उसके बाद आपको पता है ये जो AO की लंबाई होती है ये इससे बड़ी होती है OD से, तो इनकी हम रेशियोज देखते हैं कि इन रेशियोज का समीशन क्या होता है। जैसे कि OA/AD प्लस OB/BE प्लस OC/CF, इनका जो समीशन आता है ये 2 के इक्वल आता है। और जो शॉर्टर लेंथ्स होती हैं इनका जो समीशन आपका आता है OD/AD प्लस OE/BE प्लस OF/CF, ये आपका 1 के इक्वल आता है। ये दोनों आप याद कर लीजिए, और इन केस अगर आप भूल जाएं तो आप सेंट्रोइड वाला याद कर लेना। आपको पता है कि सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता था, तो इसी तरह से अगर आपके पास एक 2/3 है और 3 बार लिखा है तो मतलब इंटू 3 2 आ जाएगा। और इसी तरह से अगर ये 1 है तो इसका पूरी AD से रेशियो 1/3 हो जाएगा, और ये चीज़ अगर 3 बार लिखी है तो इंटू 3 कर देंगे आप, ये 1 आ जाएगा। इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं, और चाहे तो थोड़ा ऐसे दिमाग लगा के रिकॉल भी कर सकते हैं एग्जाम में, कोई तकलीफ वाली बात नहीं होगी। फिर मैं आपको साइन रूल और कोसाइन रूल भी बता देता हूँ, बिकॉज इनसे भी प्री में क्वेश्चंस काफ़ी बार आ चुके हैं। जैसे कि अगर जो इसे याद करने का ये होता है कि आप अपोजिट साइड जो है उसे डिवाइड कर दीजिए साइन ऑफ एंगल से, A/sin A इक्वल्स B/sin B इक्वल्स C/sin C। बस इसमें ये कंफ्यूज कभी ना होना कि ABC क्या है। तो स्मॉल ए है वो एंगल A के अपोजिट वाली साइड है, वही वाली साइड नहीं उसके अपोजिट वाली साइड, ये आपको इस तरह से याद रखना है। और ये जो इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ R के इक्वल होता है, ये तीनों वैल्यूज। और R आप पूछोगे इसमें क्या है, R है आपका सरकम रेडियस। तो इन केस कल को अगर आपके पेपर में वो आपको सरकम रेडियस दे दे और एक छोटी वाली लेंथ दे दे, स्मॉल a की लेंथ दे दे,
और आपसे सपोज एंगल ही पूछ ले तो आप घबरा ना जाना, याद रखना कि साइन रूल में एक एक्सटेंशन भी होता है कि तीनों वैल्यूज ट्वाइस ऑफ आर के इक्वल होती हैं, 2 टाइम्स आर, वेयर आर इज सर्कम रेडियस। देखिए अगला है आपका कोसाइन रूल। आपको पता होना चाहिए कि साइन रूल कोसाइन रूल में से कौन सा अप्लाई करना है। कोसाइन रूल पहचानने का सबसे सही तरीका ये है कि अगर कभी भी आपको 2 साइड दे दी जाए और उनके बीच का एंगल दे दिया जाए और आपको तीसरी साइड या फिर एरिया कुछ भी निकालना हो तो आप हमेशा कोसाइन रूल प्रेफर करेंगे साइन रूल के ऊपर, क्योंकि इसमें आपको एक ही एंगल रिक्वायर्ड होता है। जैसे अगर आपके को बी गिवन है, आपके पास सी भी गिवन है और आपके पास उनके बीच का एंगल भी गिवन है और लेट से आपको ये ए साइड फाइंड करनी है, तो आप इस रिलेशन से आसानी से फाइंड कर सकते हैं कॉस ऑफ ए। इसे कोसाइन रूल इसलिए हम कॉस इसमें यूज करेंगे। कोसाइन ऑफ ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो वैल्यू हमें निकालनी है, डिवाइडेड बाई ट्वाइस बी सी। डायरेक्ट रिलेशन है, आप इसे याद कर सकते हैं। इसका एक और होता है कि आप इस वैल्यू को उधर ले जाएं। वैसे बात मेरे को ये वाला ज़्यादा ईजी लगता है, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी वो एंगल ए के पीछे पड़ जाता है। आपको जैसे कॉस ए की सपोज ए की वैल्यू अगर उसने 60 डिग्री दे दी तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 1/2 पुट कर सकते हैं, तो उससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी पड़ जाएगी। इसलिए आप ये वाली फॉर्म्स की याद रख लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन इससे भी बन सकता है कि आपको कभी कभी तीनों साइड्स प्रोवाइड कर दी कि ट्राइंगल की साइड हैं 10, 11 और 12, उसका एरिया निकालिए। तो इसमें आपको चाहते हुए या फिर ना चाहते हुए भी आपको हीरोज फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। जब भी इसे यूज़ करने का आता है थोड़ा सा हम लोग का मन वैसा हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि अंडर रूट आता है और कभी कभी ऐसा होता है कि वैल्यूज अंडर रूट के बाहर नहीं आती हैं, तो आपका आंसर पॉइंट में आ जाता है। कुछ आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। आप उसमें ये सोचें कि मैं एक ट्रायंगल बना के 10, 11, 12 का, फिर उसमें मैं ये देखूंगा कि कहाँ परपेंडिकुलर क्या कराएं कि टूट जाए बराबर हिस्सों में, ऐसा कभी नहीं होने वाला। इक्वल वाला केस तब आता है जब आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, क्योंकि तब आप ये कह सकते हैं कि आप जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो इसे 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, 6 और 6 के, तब आपकी ये वाली साइड 8 हो जाएगी। आप इसका एरिया आसानी से निकाल लेंगे पाइथागोरस से। बट जब आपकी तीनों साइड्स अलग हैं तब आपको हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इसमें जो आपका एस सेमी पेरीमीटर होता है, मतलब a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इस केस में 10 प्लस 11 प्लस 12 अपॉन 2 हो जाएगा। और उसके बाद एरिया जो होता है वो होता है अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। फिर जो हम देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज कॉमन है उन्हें हम बाहर ले लेते हैं अंडर रूट के। कुल मिला के इस तरह से आपको एरिया निकालना होगा अगर आपको तीनों डिस्टिंक्ट साइड्स प्रोवाइडेड हैं तो। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आपकी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मैंने यूट्यूब पे बहुत जगह देखा है, टीचर्स इस तरह से बता देते हैं ए बी अपॉन बी डी इक्वल्स ए सी अपॉन सी डी। देखिए मेरा मानना है इस तरह से कभी इसे याद मत करिए, क्योंकि इस तरह से याद करने में प्रॉब्लम एक आती है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। आप इसे मेरे हिसाब से इस तरह से देख लीजिए। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं तब ये फॉर्म आ जाएगी, बट अगर आप इसे डायरेक्टली ऐसे याद करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि जो आपका ए बी है इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे जो ऑपोजिट साइड है इसके ऑपोजिट सी डी, ये आपका इक्वल हो जाएगा ए सी इंटू बी डी के। बेनिफिट इसका क्या है आप सोचेंगे, तो ऐसे भी यहाँ पे हम सकते थे, बट कभी कभी ऐसा होता है जो पेपर में आपका क्वेश्चन होता है उसमें लेट से एक सर्कल बना दिया, उसके अंदर ये आपका डायगोनल हो गया, फिर एक ट्रायंगल इस तरह से फंसा दिया है कोई, फिर उसका ये बना दिया है इस तरह से, तब आप में ये आपको ये थ्योरम लगानी पड़ जाए, तब आप इसमें सोचते रह जाएंगे कि किस तरह से अपॉन मिलना है। देखिए इंसानियत में हमेशा जब भी इंसान को डिवाइड करना पड़ा है तो उसे थोड़ा डर लगा है। मल्टीप्लाई करना कंपेरेटिवली ज़्यादा ईजी होता है, ये हम सबको पता है। जब भी हम लोग को डिवाइड करने को बोला जाता है थोड़ा मन में डाउट आ जाता है हम लोग को, बट कभी भी हमें मल्टीप्लाई करवाया जाए हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आप ये मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म याद रखिए, पहचानना आपको आसान होगा कि ये है इसके अपोजिट कौन सी वाली साइड है, ये आपका, और जो ये है इसके अपोजिट कौन सी है, ये वाली। तो ये वाला रिलेशन मेरे हिसाब से याद करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बाकी आप चाहें ये भी कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। प्लीज़ मेरा पर्सनल ओपिनियन, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, अच्छा ही होगा आपके लिए। बाकी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की डेरिवेशन में आपको कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि डेरिवेशन एग्जाम में तो आना नहीं है। ये आपका 10वीं 12वीं का पेपर तो है नहीं जब से ड्राइव करने को बोल देगा। आपको डायरेक्ट रिलेशन याद रखना है, उसे कैसे अप्लाई करना है, बस आपको इतना आना चाहिए। अगला आपका वेरिएशन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का इस तरह से भी पूछ सकते हैं, जिसमें जो आपका एक्सटीरियर एंगल होता है
उसे बाइसेक्ट कर रहे हैं और तब वो इस ए सी लाइन को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, वहाँ पे इंटरसेक्ट करता है किसी डी पॉइंट पे। आपको ए बी और ए सी प्रोवाइडेड होते हैं और आपसे कोई भी वैल्यू पूछ सकते हैं अलावा जो बच रही है। इसमें भी आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको याद रखना है। जो आपका ए बी होगा इनटू इसके अपोजिट कौन सा है, ये सी डी वाला, ये आपका इक्वल हो जाएगा बी सी इंटू आपका ये ए डी जो रह गया है। ये रिलेशन आप याद रख लीजिए, ये दिस इज फॉर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। देखिए इस वाली वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मैं एक और नेक्स्ट वीडियो में आपकी जितनी प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं, ज़्यादा नहीं, अब केवल अराउंड 68 प्रॉपर्टीज़ मैंने निकाली थी, उसमें से मैं 57 आपकी करवा चुका हूँ। कुछ 10 प्रॉपर्टी और रह रही हैं शायद, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा आपकी, प्लस जो आपके CGL 19 प्री के जो क्वेश्चंस थे एक किसी शिफ्ट के पकड़ लूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि कितने ईजी क्वेश्चंस थे वो और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी जो उनमें फ्रिक्वेंटली ज़्यादा यूज़ हो रही थी। ये मैं आपको करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसकी आप बिल्कुल दिक्कत ना लीजिए। उसके बाद भी मैं आपको, ऐसा नहीं कि ज्योमेट्री एकदम ही उड़ा दूंगा मैं, उसके बाद मैं आपको कुछ अराउंड 50-60 क्वेश्चन हैं इनकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा जो प्री के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के क्वेश्चन भी कुछ अलग नहीं होते, बस उसमें आपको डायरेक्ट रिलेशन कभी कभी, जो कि मैंने थ्योरी वाली वीडियो में सब कंप्लीट A to Z करवा दिए हैं, वही आपके लगते हैं, उनको मैं बता दूंगा कि आपको कैसे लगाना है। बट ये जो आपके 50-60 सवाल होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जिनकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ज्योमेट्री में। उससे पहले आपको थ्योरी में नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूँ, और ये कंप्लीट थ्योरी है मेरी साइड से। आप खुद मान लीजिए मैं 3-4 जगह से ज्योमेट्री पढ़ चुका हूँ, उसमें मैंने जितना भी नोट किया था उन सब की मैंने अलग से कंप्रेस करके जो वीडियो मैंने बनाई है, इसमें मैंने सबका सारा कंटेंट फिट किया है। किसी की भी टीचर का कुछ भी छूटा नहीं है, ये अब उसकी टेंशन मत बिल्कुल लीजिएगा। क्रैश कोर्स भले ही हो लेकिन कंटेंट दूसरों से ज़्यादा अवेलेबल है इसमें। चलिए थैंक यू, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए।